तो आज हम यहाँ ऑसिलेशंस पढ़ लेते हैं। ऑसिलेशंस बहुत ही इजी टॉपिक है और कुछ भी पढ़ने के पहले हम कुछ टर्म से फेमिलियर हो जाते हैं, कुछ चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि पहला है पीरियोडिक मोशन। नाम से ही समझ आ रहा है ना कि कोई भी मोशन जो अपने एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। सो एनी मोशन विच विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। बस एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं ऐसे मोशंस के? जैसे कि दिन रात जो होता है, मतलब कि अर्थ का जो रोटेशन है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ही होते हैं, 24 आवर्स। फिर अर्थ का रिवॉल्यूशन, ये सन है बीच में और ये अर्थ है छोटा सा, तो ये भी 365 डेज में होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये भी एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं ये मोशन। फिर क्या ले सकते हैं? एक पेंडुलम क्लॉक, ऐसा बॉब है, वो इधर से इधर आते हैं और फिर इधर आते हैं। कैसे? ये पोजीशन 1 से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4 यहाँ पे, इसके बाद फिर रिपीट 1 2 3, फिर रिपीट 1 2 3। तो एक पीरियड है, यहाँ से स्टार्ट, इतने देर ट्रैवल करके यहाँ तक आना, ये एक फ़िक्स टाइम लगा। फिर ये वाला काम करने में फ़िक्स टाइम लगा, फिर ये काम करने में फ़िक्स टाइम लगा। तो हर एक फ़िक्स टाइम में वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। दूसरा क्या हो सकता है? एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। नॉर्मल स्प्रिंग कैसे है? ऐसा है, रखा है शांत से, ठीक है, लेकिन मैंने उसे परेशान कर दिया है, थोड़ा स्ट्रेच कर दिया ऐसा और ऐसे छोड़ दिया। अब जब स्ट्रेच करके मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये क्या होगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा एक बार आगे और एक बार ओरिजिनल पोजीशन से पीछे यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद ओरिजिनल पोजीशन से आगे और फिर पीछे। तो ऐसा वो ऑसिलेट करता रहेगा, कर करके थोड़ी देर बाद शांत होकर फिर अपने इस पोजीशन में आ जाएगा। तो जब तक आगे पीछे कर रहा है, जैसे ये आगे गया, फिर ये पीछे गया, फिर ये आगे गया, ये पीछे गया, एक पीरियोडिक मोशन है। ये आगे पीछे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपना मोशन को रिपीट कर रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हैं पीरियोडिक मोशन के। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि गिटार है, ठीक है, एक गिटार है, उसमें भी स्ट्रिंग्स होते हैं, यहाँ एक होल टाइप का होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं। अब मैं स्ट्रिंग्स को अगर स्ट्राइक करूँ तो ये फिर क्या होगा? स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेंगे ना। तो ये स्ट्रिंग जो वाइब्रेशन है वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। एक फिक्स टाइम में वो अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं। एक बार स्ट्रिंग ऐसे है तो एक बार थोड़ा ऐसे होकर जा रहे हैं और फिर एक बार ऐसे होकर जा रहे हैं, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। ये सारे कुछ पीरियोडिक मोशन में आते हैं। अब समझते हैं कि ऑसिलेशंस क्या होते हैं। क्या ऑसिलेशंस भी पीरियोडिक मोशन है? आंसर है हाँ, यस। ऑसिलेशन इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है। स्पेशल है, क्या स्पेशल है इसमें? इसमें ये स्पेशल है कि जो मोशन होगा विल बी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या कहना चाह रहा हूँ कि मोशन जो है अबाउट ए फिक्स पॉइंट होगा। अबाउट जब मैं लिख रहा हूँ ना, मतलब कि कोई एक पॉइंट है, इस अगर मोशन होगा तो मोशन इस पॉइंट से इस तरफ भी जाएगा और थोड़ी देर बाद इस पॉइंट से इस तरफ भी जाएगा। मैं फिर समझाता हूँ। जैसे कि अगर पेंडुलम है तो ये मैं पकड़ता हूँ, इसका फिक्स पॉइंट है, नॉर्मल स्टेट में वो ऐसे रहता है। अब जब मोशन होगा, किसी ने इसे टान दिया ऐसे, तो पेंडुलम ऐसे चला गया। अब ये जब वापस आएगा तो इस पॉइंट जो है, जो उसका स्टेडी पॉइंट था, इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। वेरी गुड। क्रॉस करके थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ये स्टेडी पॉइंट है।
फिर क्या यहाँ से फिर वो वापस आएगा? हाँ आएगा। फिर ये आएगा तो इस पॉइंट को किस डायरेक्शन क्रॉस करेगा? ऐसे क्रॉस करेगा। मतलब कि इस पॉइंट को पेंडुलम एक बार जब ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, और जब फिर ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब कि अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे, आगे और पीछे, मतलब इस फिक्स पॉइंट को एक बार पेंडुलम ऐसे क्रॉस करेंगे और इसी फिक्स पॉइंट को पेंडुलम एक बार ऐसे क्रॉस करेंगे। तो ये जो अबाउट अ फिक्स पॉइंट हुआ है इसे ही कहते हैं फिर ऑसिलेशन। तो यहाँ भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि इस पेंडुलम को यह अपने जगह से यहाँ जाने में, और यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ आने, और यहाँ जाने, और यहाँ से फिर यहाँ आने, तभी तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है ना। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ आया। ये है वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसमें जो टाइम लगा उसे मैं कह देता हूँ कैपिटल टी। तो अगले बार भी जब ये फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इसमें भी कैपिटल टी लगेगा। फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इसमें भी कैपिटल टी लगेगा। मतलब कि यहाँ पर इंटरवल तो फिक्स्ड है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। लेकिन अबाउट अ फिक्स पॉइंट है क्या? आंसर है हाँ। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट में ही वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये जो फिक्स पॉइंट मैंने बनाया, ये फिक्स पॉइंट जो मैंने बनाया एक पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम का मैं मान लेता हूँ ऐसे रखा है, तो ये है इसका फिक्स पॉइंट। ठीक है, इस जगह पे पेंडुलम है। अब इस फिक्स पॉइंट के अबाउट में पेंडुलम एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हो गया ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशंस में बस यही इंपॉर्टेंट है कि वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब जहाँ जहाँ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट होंगे वो सारे ऑसिलेशंस वो सारे पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेशंस कह सकते हैं। अब आप रोटेशन में देखिए, क्या अबाउट ए फिक्स पॉइंट हो रहा है? कोई एक चीज़ रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्या ये मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट है? कोई एक पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं जिस पॉइंट में ये इस डायरेक्शन को भी क्रॉस कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी क्रॉस कर रहा है? आंसर है नहीं। अगर कुछ भी रोटेट कर रहा है, ये मान लीजिए मैं एक टॉप पकड़ लेता हूँ, अर्थ का रोटेशन एक टॉप का रोटेशन है, टॉप, तो ऐसा एक टॉप का रोटेशन, ठीक है। ये जब भी रोटेट कर रहा है या तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ऐसा, ठीक है, या तो फिर रिवर्स में भी कर सकता है, मैं नहीं दिखा रहा, कन्फ्यूजन। ऐसे कर रहा है तो किसी भी पॉइंट को तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। मैं अगर पकड़ता हूँ ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को ये रोटेट करके आएगा और ऐसे करके कट करेगा, कभी भी रिटर्न में ऐसे करके तो नहीं कट करेगा। तो ये फिर ऑसिलेशन नहीं हुआ, ये पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेशन नहीं है। सिमिलरली रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये पॉइंट को मैं अगर पकड़ता हूँ कि ये मेरा फिक्स पॉइंट है, तो अर्थ हर बार इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में अर्थ हर बार इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में कट कर रहा है। कभी क्या अर्थ उल्टा घूमना शुरू करेगा अर्थ सन के चारों तरफ? नहीं, इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो अबाउट अ फिक्स पॉइंट टू एंड फ्रो नहीं हुआ। तो जब तक अबाउट अ फिक्स पॉइंट टू एंड फ्रो नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, तब तक वो ऑसिलेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ हो रहा है, यहाँ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये है हमारा डॉटेड लाइन जो है वो एक फिक्स पॉइंट है, इससे आगे जा रहे हैं और एक बार फिर इससे पीछे जा रहे हैं, फिर आगे फिर पीछे। तो ये फिक्स पॉइंट को ये एक बार इस डायरेक्शन में भी कट करते हैं, एक बार इस डायरेक्शन में भी कट करते हैं, तो ये ऑसिलेशन हो गया। ये गिटार में भी जो एक फिक्स्ड पॉइंट है उससे ऊपर जा रहे हैं, फिर उससे नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, तो ये भी एक ऑसिलेशन हो गया। तो यहाँ पर स्पेशल क्या है, मोशन विल बी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और लिख देते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, हाँ, या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन, एक बार आगे एक बार पीछे, मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये है ऑसिलेशन के स्पेशलिटी। अब जो ये फिक्स पॉइंट है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, पेंडुलम में मैं ये फिक्स पॉइंट अगर इसे लेता हूँ कि ये पोजीशन जो है फिक्स पॉइंट है, स्प्रिंग सिस्टम है, तो नॉर्मली अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग जो है वो मान लेते हैं कि इतने दूर पे ऐसे करके रखा है, तो ये वाला जो पोजीशन हो गया ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ भी ये पेंडुलम ऐसे जाएंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इसे हम कहते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। तो क्या क्या एग्जांपल्स है हम हमारे ऑसिलेशन मोशंस के? पेंडुलम जो है, मोशन ऑफ पेंडुलम, और दूसरा है ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का मोशन जो है वो भी ये है। अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ गिटार, वो भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे ऑसिलेशंस में आते हैं। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ऑसिलेशंस के भीतर एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है? सिंपल सी बात है, ये हमारा मीन पोजीशन है या स्टेबल पोजीशन है बोल सकता हूँ। जब ऑसिलेशन नहीं होगा तो ये चीज़ यहाँ आकर रुकेगी। अच्छा, इस पोजीशन से मैं अगर इसे थोड़ा खींचकर यहाँ तक खींच देता हूँ तो इस पोजीशन से जो जितना भी वो इधर जाएगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्प्रिंग वाले केस में क्या है? ये हमारा नॉर्मल स्प्रिंग है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया है, अब ये यहाँ पर आकर रुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो कितना डिस्प्लेस हो गया इक्विलिब्रियम से? ये है था इनका इक्विलिब्रियम, अब ये आया है यहाँ तक, तो इतना डिस्प्लेस हो गया है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन भी कहते हैं, मैं कभी मीन कहूँ तो समझना है। तो इस मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो ऑसिलेशन कर रहा है वो कितना दूर है, कितना दूर है, इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये दूर तो कभी इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना और भी ज़्यादा दूर। ठीक है, और रिटर्न आते समय फिर ये थोड़ा इतना नज़दीक आ जाएगा यहाँ, फिर और नज़दीक आ जाएगा, फिर इस पोजीशन में आ जाएगा, और फिर उल्टा भी जाने लगेगा इस डायरेक्शन में, फिर और इस डायरेक्शन में, फिर और इस डायरेक्शन में, ऐसा। तो इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इधर और इधर। अब ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो मैं एक रेफरेंस जैसे मेरा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, ये मैं ओ से डिनोट करता हूँ। तो जब मान लीजिए पेंडुलम, मैं स्प्रिंग की पहले बात करता हूँ। स्प्रिंग जो है पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, उसके बाद ये बॉडी जो है थोड़ा इधर गया, फिर और थोड़ा इधर गया, फिर और इधर गया। ठीक है, इसके बाद ये फिर यहाँ से इधर आ गया, इस पोजीशन में आएगा ही ना, एक के बाद एक देखूँ तो ऐसे करके स्प्रिंग का बॉडी इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि ये यहाँ से फिर इधर जाएगा, और इधर जाएगा, और इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और फिर इक्विलिब्रियम में आएगा। समझने वाली बात है, थोड़ा देखिए। ये मैं क्या बना रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूँ। जब भी ये इक्विलिब्रियम से इस डायरेक्शन में जा रहा है मैंने इसे पॉजिटिव लिया है, और इक्विलिब्रियम से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव लिया है। इसका मतलब कि ये इस पोजीशन से कितना दूर है? डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मान लेता हूँ 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर दूर है, ये 2 सेंटीमीटर दूर है, ये 3 सेंटीमीटर दूर है, ये फिर से 2 सेंटीमीटर दूर है, ये 1 सेंटीमीटर दूर है, ये 0 हो गया। ये 1 2 3 4 सभी तो इस साइड है ना, तो ये +1 ही है, ये +2 है, ये +3 है। जब ये वापस जा रहा है तब भी मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बस ओरिजिन से कितने दूर है, यही तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। वो मोशन किस डायरेक्शन कर रहा है? मेरा स्प्रिंग जो है जब 1 से 2 में जा रहा था ना, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। 1 से जब 0 से 1 में गया तो भी इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जब 1 से 2 में जा रहा है तो भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जब 2 से 3 में जा रहा है तो भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब फिर से 3 से 2 में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। लेकिन इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, जब यहाँ से यहाँ आया है ऑब्जेक्ट, तो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में।
लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करने का ये मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट उसका मैं हमेशा ओरिजिन से कितना दूर है उसे कंसीडर कर रहा हूँ। तो पहले ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर दूर था, अब ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर दूर है, अब ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन हर दम ओरिजिन के तो वो राइट हैंड साइड में ही है और राइट हैंड साइड को मैंने पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर डिस्प्लेसमेंट 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अब आता हूँ, अगर इस साइड स्प्रिंग जाना शुरू किया, ये तो यहाँ आकर रुकेगा नहीं बीच में, मैंने इसे टान कर इधर ले आया है, यहाँ गया, फिर वो धीरे धीरे यहाँ आया और फिर यहाँ तो रुकेगा नहीं, फिर वो इधर भी जाएगा, फिर इधर से वापस आके इधर आएगा, इधर भी नहीं रुकेगा, फिर इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, ऐसा है। तो जब यहाँ 0 से फिर जब इस तरफ जाएंगे, तो अब जब इधर जाएंगे मैं लूँगा -1, ये जाएगा -2, ये और जाएगा, इतने दूर जाएगा -3, फिर ये वापस आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है -2, और कम हो रहा है -1, बिल्कुल कम हो गया 0। ये हुए मेरे डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिन से जब एक साइड जा रहा हूँ तो उसे पॉजिटिव पकड़ ले रहा हूँ, दूसरे साइड जब ओरिजिन का जाएगा तो नेगेटिव। तो टू एंड फ्रो मोशन है ना, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है। तो इस फिक्स पॉइंट से जब तक डिस्प्लेसमेंट इस साइड रहेगा, वो मैटर नहीं करता है कि डिस्प्लेसमेंट 3 है कि डिस्प्लेसमेंट 2 है कि डिस्प्लेसमेंट 1 है, या डिस्प्लेसमेंट होने के वक्त मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, वो मैटर नहीं करता। वो हम वेलोसिटी में सीखेंगे कि डायरेक्शन कैसे आएगा। हमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ओरिजिन से कितने दूर में है ऑब्जेक्ट। अब वो यहाँ पे ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ये सारे ही ओरिजिन से राइट हैंड साइड में है और इन्हें मैं पॉजिटिव ले लिया। अब इधर पे जितने भी है सारे ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में, इन्हें मैं नेगेटिव ले लिया। तो यही है डिस्प्लेसमेंट का साइन और कंसेप्ट। ओके, फिर से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को। हाँ, जितना अच्छा समझ लेंगे हमें कंसेप्ट उतना अच्छा क्लियर रहेगा इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए एक स्प्रिंग वाला सिस्टम है, ठीक है, स्प्रिंग वाले सिस्टम को ही लेता हूँ। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे रखा है, ये सेंटर जो है, ये इसका मास का सेंटर है, यहाँ पे है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्या होगा जब मैं इसे स्ट्रेच करूँगा, थोड़ी देर बाद वो, और स्ट्रेच करके छोड़ दूँगा, तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इतना हुआ, ठीक है। फिर 0 में आ जाएगा इक्विलिब्रियम यहाँ, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और 0 में आ जाएगा, ठीक है ना। जब मैं क्या बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस। तो जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है जो ऑसिलेट कर रहा है, ये बॉक्स जो मास है यही तो ऑसिलेट कर रहा है ना, एक बार ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसा आ रहा है, मतलब अपने जगह में ऐसे 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 कर रहा है। मैं अलग अलग पोजीशंस को अलग अलग लोकेशन में दिखाएं इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये अपने जगह में यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा ही तो कर रहा है, अलग अलग मैं ऐसे करके दिखाया हूँ। तो जब ये यहाँ है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने ओरिजिन से, ये ओरिजिन है या ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से राइट हैंड साइड में पकड़ लेता हूँ पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेता हूँ नेगेटिव। तो ये अपने मीन से कितना दूर है, 1 + 1 दूर है। जब फिर ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो अब ये अपने मीन से कितना दूर है, +2 दूर है। जब ये पार्टिकल और यहाँ आ गया तो मीन से कितना दूर है, +3 दूर है। अब ये रिटर्न जर्नी कर रहा है, अब ये पार्टिकल वापस जा रहा है, ठीक है, वापस जाने से भी अब ये मीन से कितना दूर है, ये +2 दूर है। तो ये प्लस, इसका डिस्प्लेसमेंट मैं +2 ही पकड़ूंगा। हाँ, वेलोसिटी जो है वो ज़रूर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट में क्या था, मैं क्या पकड़ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन पॉजिटिव, इस डायरेक्शन नेगेटिव। सिमिलरली वेलोसिटी जो है वो भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब मेरे पार्टिकल जब तक इस डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, ऐसा मूव करके, हाँ, इस तरफ, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अब देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, फिर यहाँ आ रहा है पॉजिटिव,
लेकिन जब ये +3 से +2 होने को जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, वो इस डायरेक्शन, मतलब मोशन जो है इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाले डायरेक्शन में। तो यहाँ से जब ये यहाँ आ रहा है तो इसका वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, यहाँ आ रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ आ रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हर बार यहाँ से यहाँ तक में पूरे में इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऐसा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से ये मूव करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, जब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आना है तो इस डायरेक्शन मूव करेगा, जैसे ही इस डायरेक्शन मूव करना शुरू हुआ वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि ये 0 से नेगेटिव साइड में है, माइनस लिख सकता हूँ 2, लेकिन वेलोसिटी जो मिला वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ऐसा हो ही सकता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन समझना ये है कि मैं डिस्प्लेसमेंट को कब पॉजिटिव बोल रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट को कब नेगेटिव बोल रहा हूँ। जब भी वो मीन पोजीशन से इस साइड में है, चाहे वो रिटर्न जर्नी चाहे वो फॉरवर्ड जर्नी कर रहा है, ऐसे जा रहा है या वापस आ रहा है, लेकिन अगर वो ये मीन से इस डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो मीन से इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है। वेयर एज वेलोसिटी की जब बात करूँ तो वेलोसिटी को मीन से कुछ लेना देना नहीं है। जब मेरे पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है जब तक वो पॉजिटिव पकड़ लूँगा, और जब तक मेरे पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है उसे मैं नेगेटिव पकड़ लूँगा। समझिए बात। तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, जैसे जैसे स्प्रिंग की बात करता हूँ, हाँ, तो जब मेरा मीन पोजीशन है, जब मेरे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मैक्सिमम चलेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ये वापस आना शुरू किए, वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है और अभी भी नेगेटिव है, जब तक यहाँ जाकर नहीं रुक रहे हैं। जब यहाँ जाकर रुक कर फिर वापस आने लगा, अब इनका वेलोसिटी फिर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक पॉजिटिव नहीं है, यहाँ तक पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्शन। फिर जब यहाँ से रिटर्न आएंगे तो ये नेगेटिव, फिर जब यहाँ से रिटर्न जाएंगे तो ये पॉजिटिव। तो वेलोसिटी के मामले में अगर मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव, ये वाला वेलोसिटी नेगेटिव, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक ख़त्म ये पूरा पॉजिटिव, फिर यहाँ से शुरू यहाँ ख़त्म ये पूरा नेगेटिव, फिर ये यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म ये पूरा पॉजिटिव। ऐसा है वेलोसिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी इस ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन से। तो जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस मैं इस तरफ मापूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा, और मैं इस तरफ मापूंगा तो वो नेगेटिव आएगा। इतना अगर आपने समझ लिया तो समझिए बहुत कुछ आपने समझ लिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में और ऑसिलेशंस के बारे में। ठीक है, अब एक दूसरा टर्म आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसी भी साइड, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। मतलब कि ये मेरा मेन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट है, वो इधर से ऐसे ऐसे करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, किधर तो जाके रुकेगा, फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेगा। तो जहाँ पर जाके रुका है मतलब इस पोजीशन से यहाँ तक ही जा सकता था मैक्सिमम, इसके बाद और नहीं जा सकता। और रिटर्न जर्नी करके जब यहाँ आएगा उसके बाद वो ऐसे 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 जाएगा, यहाँ तक कहीं तक जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद फिर वो ऐसा ऐसा रिटर्न आने लग जाएगा। तो इस साइड जो मैक्सिमम जा रहा है और इस साइड यहाँ से जो मैक्सिमम जा रहा है, ये इन्हें ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इस साइड वाले को ये प्लस हो जाएगा, प्लस मान लीजिए एम्पलीट्यूड को अगर मैं ए से डिनोट करूँ, हालांकि मैं स्मॉल ए से डिनोट करूँगा पूरे इसमें अपने एक्सप्लेनेशन में। तो अगर ये लेंथ जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो ए है, तो ये प्लस ए हो गया ऑब्वियस है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वो ए है, तो ये माइनस ए हो गया, क्योंकि ओरिजिन से राइट हैंड साइड मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और मीन से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव ले रहा हूँ। तो एम्पलीट्यूड जो है वो प्लस और माइनस ए हो सकता है। ये ए क्या है, कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ये स्प्रिंग या ये बॉडी नहीं कर सकता। अगर पेंडुलम की बात करूँ तो ये पेंडुलम ऐसा है नॉर्मली, लेकिन जब ये झूल रहा होता है ऐसे ऐसे, तो किधर एक तो जाकर वो मैक्सिमम जाएगा, इधर से ऐसे करके इधर जा रहा है, ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अब नहीं जा सकता। अब ये रिटर्न जर्नी बनाएगा और फिर ये इधर मैक्सिमम जाएगा, फिर रिटर्न बन, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होंगे, यहाँ पे भी एक मैक्सिमम पॉइंट, इन्हें हम लोग कहते हैं मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमम, सॉरी एम्पलीट्यूड। तो
मान लीजिए पोजीशन ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे तो हम डिस्टेंस ऐसे नहीं माप सकते हैं, तो यहाँ पर एंगल मापते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एंगल हो गया फाई, ये थीटा पकड़ लेते हैं, ये एंगल भी हो गया थीटा। तो इस केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो थीटा में आएगा, प्लस एंड माइनस थीटा। इस साइड प्लस थीटा, इस साइड माइनस थीटा, ये प्लस थीटा माइनस थीटा। तो ये एम्पलीट्यूड ऐसे थीटा में भी मेजर कर सकते हैं जब एंगुलर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसे हम एंगुलर एम्पलीट्यूड कहेंगे। और जब लीनियर एम्पलीट्यूड है तो इसे सेंटीमीटर या मीटर में मेजर कर सकते हैं। ओरिजिन से इतना दूर इस साइड और इधर इतना दूर इस साइड। यहाँ भी मेन पोजीशन से इतने एंगल इस साइड और फिर इतने एंगल इस साइड। तो ये हुआ हमारा एम्पलीट्यूड, जो लीनियर एम्पलीट्यूड भी हो सकता है और एंगुलर एम्पलीट्यूड भी हो सकता है। ओके, फिर पढ़ लेते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है? कंप्लीट ऑसिलेशन एक साइकिल जब पूरा हो जाएगा, वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन को कहते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। वो कैसे है? अगर स्प्रिंग वाले केस को पकड़ते हैं तो ये हमारा स्प्रिंग है, नॉर्मली ऐसे रखा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एम्पलीट्यूड पहुँच गया, फिर ये रिटर्न आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ गया एक ऐसे, अभी एम्पलीट्यूड नेगेटिव में पहुँच गया, फिर यहाँ से रिटर्न आ रहा है। ये अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया, ये एक साइकिल कंप्लीट। इसके बाद जो भी मोशन है वो रिपीटेशन है। देखिए इसके बाद फिर यहाँ 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 एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ 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 ओरिजिन, फिर नेगेटिव साइड, फिर ऐसे जाकर नेगेटिव एम्पलीट्यूड तक पहुँच गया है और फिर यहाँ से ऐसे 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 आके रिटर्न पहुँच गया। तो ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये हो गया फिर एक साइकिल। तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, फिर ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद जो भी मूवमेंट होता है वो रिपीट होता है। तो ये जैसे वन है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से फिर वो चीज़ रिपीट हो गया, ये सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है, ऐसे थर्ड टाइम। तो ये एक एक जो है ये कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो सीधी सी बात है, ये कंप्लीट ऑसिलेशन। पेंडुलम समझे तो कुछ नहीं, अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, पेंडुलम ऐसे लटका है, तो इनका मोशन ये यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक कंप्लीट। इसके बाद जो मोशन होगा यहाँ के बाद तो रुकेगा नहीं, ये फिर ऐसे ही जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये फिर एक कंप्लीट ऑसिलेशन। यहाँ भी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये रिपीट हो रहा है एक के बाद एक। तो इसे एक एक को हम कहते हैं ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, फिर ये दूसरा कंप्लीट ऑसिलेशन है, ये तीसरा कंप्लीट ऑसिलेशन। इसे ही हम कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं, जब एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है और उस पोजीशन को वो फिर से सेम डायरेक्शन में क्रॉस करता है। जैसे ये वाले को इस पॉइंट को पकड़े अगर मैं, तो मेरा पेंडुलम इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और जब फिर से मैं ये दूसरे नंबर का यहाँ पकड़ूँ तो यहाँ भी पेंडुलम इसको इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। तो कंप्लीट ऑसिलेशन वैसे ही कहते हैं जब पार्टिकल इज पासिंग थ्रू एनी पोजीशन एंड रिटर्न्स टू द सेम पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन। सेम पोजीशन को सेम डायरेक्शन में जब आके क्रॉस करेंगे तो उसे हम कहते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, अब एक कंसेप्ट है टाइम पीरियड और या पीरियोडिक टाइम। ये कुछ नहीं है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना भी टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं या पीरियोडिक टाइम कहते हैं। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। जैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आए, इसमें कितना टाइम लगा? मैं पकड़ता हूँ, इसमें लगा है मान लीजिए 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड, इसमें क्या लगेगा? ये भी 2 सेकेंड। इसमें क्या लगेगा? ये भी 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड हो गया हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को जनरली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इनका यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट है सेकेंड। अब आ रहा है फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। यहाँ भी टाइम पीरियड वही है कि यहाँ से यहाँ गए और यहाँ आए, इसमें टाइम कितना टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम। फिर सेम चीज़ यहाँ, इसमें कितना टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे मैं टाइम पीरियड कहता हूँ। इसमें ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है जस्ट यही 1, आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ n से डिनोट करेंगे इक्वल्स टू 1/t। ये तो फॉर्मूला हो गया। समझना क्या है कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो सकते हैं। ओके, 1 सेकेंड में हाउ मैनी कंप्लीट ऑसिलेशन, वही होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस केस में मैं क्या बोला, एक ऑसिलेशन होने में 2 सेकेंड लग रहा है, मतलब कि 2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन होगा, 1 ऑसिलेशन। तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, 1 सेकेंड में होगा 1/2 ऑसिलेशन। 1/2 ऑसिलेशंस मतलब कि इक्वल्स टू 0.5 ऑसिलेशंस। तो यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी जो है स्मॉल n हो गया है 0.5। ठीक है, और इसका ये यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही यूनिट वो है हर्ज, HERTZ। शॉर्ट में लिखते हैं H कैपिटल H स्मॉल z, या इसे सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं, सेकेंड इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये फ्रीक्वेंसी 0.5। तो आप ये देखिए कि टाइम पीरियड कितना था, टी कितना था 2। ये देखिए 2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1/t इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो उस तरीके से भी देखें तो ये मिल रहा है कि ऐसे ऐसे और ऐसे फॉर्मूला वाइज भी मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू 1/t और इनका यूनिट होता है हर्ज या सेकेंड इन्वर्स। ओके, अब फटाफट समझ लेते हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, मतलब कि मैथमेटिकली एक पीरियोडिक फंक्शन को कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लिखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। तो 2 फंक्शन होता है, आपको समझना है। ये पीरियोडिक फंक्शन कुछ नहीं है, मुझे बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है जो पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसे मोशंस जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं। तो मैं अब एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है, FT इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिख डालूंगा जो ये चीज़ है ना, यहाँ पे एक ऐसा कुछ लिखूंगा जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करेंगे। मतलब इसका जो वैल्यू होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेम आने लगेगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं पकड़ लेता हूँ टाइम, अभी t है इक्वल्स टू मैं पकड़ लेता हूँ 0 सेकेंड। ठीक है, और टाइम पीरियड पकड़ता हूँ 5 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, मतलब कि ये जो भी मोशन है वो अपने आप को हर 5 सेकेंड बाद रिपीट करता है। ये मैं सिर्फ 5 लिख गया हूँ कि सेकेंड लिखा हूँ पता नहीं चल रहा, 5 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि हर 5 सेकेंड बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैं t इक्वल्स टू 0 में यहाँ पे कुछ है, जब t इक्वल्स टू 5 सेकेंड होगा ना तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा। फिर जब इसमें t इक्वल्स टू फिर से 5 सेकेंड ज़्यादा होगा, मतलब 10 सेकेंड होगा, तो ये अपने आप को फिर रिपीट करेगी। यहाँ पे मान लीजिए कुछ एक मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जो इक्वल्स टू, मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 में आ रहा है, इसका वैल्यू समझिए 25 आ रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ एक्सप्रेशन है, ये ऐसा 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 इंटू टी कुछ ऐसा है। ठीक है, जिस पे टी का 0 वैल्यू लिखता हूँ तो 25 आता है। फिर जब टी का मैं 5 लिखूँगा तो भी ये 25 आएगा। फिर जब मैं टी को 10 लिखूँगा तो भी 25 आएगा। फिर जब मैं टी को 15 लिखूँगा तो भी ये 25 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा फंक्शन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ जो अपने आप को टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता रहेगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड आएंगे फिर इतने बाद हर 5-5 सेकंड के बाद वो अपने वैल्यू को सेम लाता रहेगा। तो एक ऐसा फंक्शन लिखना है, इसे ही कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो हम एक फंक्शन जानते हैं साइन फंक्शन, हम कहते हैं उसे साइन थीटा। मैं यहाँ पे टी लिख दिया हूँ, फिर थीटा ही लिख के दिखाता हूँ पहले, फिर इसे बता दूंगा कैसे ये टी के साथ रिलेटेड है। साइन थीटा तो आपको पता होगा। एक और फंक्शन लिख देता हूँ कॉस थीटा।
ठीक है। ये साइन, इसे कहते हैं साइन फंक्शन, इसे कहते हैं कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। देखिए साइन तो सबको पता है ना, साइन थीटा क्या होता है, थीटा है एक एंगल, और साइन थीटा साइन एंगल होगा। तो साइन 0 डिग्री क्या है देख लेते हैं, साइन 45 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री क्या है, साइन 180 डिग्री क्या है, साइन 270 डिग्री क्या है, और साइन 360 डिग्री क्या है। 45 डिग्री हटा देने से भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, पहले एक सर्कल बनाते हैं, डिग्री क्या है यही समझ लेते हैं। तो मैं पकड़ लेता हूँ ये मेरा ओरिजिन है, और ये मेरा ऐसा है, एक रेडियस डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, और एक सर्कल है। मैं पकड़ता हूँ ये 0 डिग्री है, तो मैं इस डायरेक्शन में जब जाऊँगा तो ये 90 डिग्री है, और जाऊँगा तो ये 180 डिग्री, और जाऊँगा इधर तो ये 270 डिग्री, और वापस आऊँगा तो ये 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो थीटा है ये तो 0 से लेकर 90, 180, 270 और फिर 360 आता है, और 360 डिग्री को ही फिर 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वो क्या है, फिर से अपने आप को एक ही जैसा रोटेट करने लगता है, सेम वैल्यू आने लगेंगे थीटा के, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, हमें ये पहले से पता है, नहीं पता है तो आज देख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 90 डिग्री होता है 1, साइन 180 डिग्री होता है 0, साइन 270 डिग्री होता है -1, और साइन 360 डिग्री होता है 0, ठीक है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये 0 से 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 0 है, यहाँ पे फिर -1 है, और यहाँ पे फिर 0 है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा जो है वो भी अपना वैल्यू रिपीट करता है, कब, 360 डिग्री के बाद। तो जब थीटा कुछ भी है, मान लीजिए पहले थीटा 0 है, अब थीटा में मैं 360 डिग्री ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। इसमें और एक 360 डिग्री ऐड कर दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा 720 डिग्री। लेकिन साइन का क्या वैल्यू होगा, साइन 0 डिग्री भी होता है 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 360 डिग्री ये भी 360 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री 720 डिग्री ये भी 0। क्या समझ रहा हूँ कि जब ये साइन थीटा जो है ना वो अपना वैल्यू हर 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे 0 था, इतना घूम के मैं फिर यहाँ आऊँगा 0, फिर इतना घूम के फिर आऊँगा 0, फिर यहाँ से घूम के आऊँगा फिर 0, यही दिखा रहा है। चलिए ये 0 डिग्री मिली, अब मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में लेता हूँ, और फिर से इसमें 360 डिग्री ऐड करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 डिग्री, ठीक है थीटा। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, और यहाँ से फिर 360 डिग्री मतलब पूरा एक घूम कर वापस आऊँगा, तो कितना एंगल हो जाएगा, 90 + 360 450 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन का वैल्यू 90 पे भी 1 था, और जब मैं यहाँ से घूम कर फिर यहाँ आऊँगा फिर साइन का वैल्यू 450 पे भी 1 होता है। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू, साइन 90 डिग्री भी 1 है, और साइन 450 डिग्री भी 1 है। क्या मतलब हो रहा है इसका, ये मतलब हो रहा है कि साइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपना वैल्यू को हर 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है, ठीक है ना। तो हमें तो पहले ही एक फंक्शन पता था जो अपने वैल्यू को हर 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। ऐसे यहाँ से भी ले सकते हैं कि 270 पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं अगर घूम कर वापस यहाँ आ जाऊँ तो जो एंगल बनेगा 270 + 360 डिग्री अगर मैं करूँ, क्या होता है 0, 3 और 6, तो 360 डिग्री होता है, सॉरी 630 डिग्री होता है। तो साइन 630 डिग्री फिर देखिएगा -1 आता है। मतलब कि साइन का कोई भी वैल्यू कहीं पे भी हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से घूमकर फिर यहाँ आऊँगा सेम वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से घूमकर फिर यहाँ आऊँगा सेम वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पे हूँ तो भी घूम के आऊँगा सेम वैल्यू, यहाँ पे हूँ तो भी सेम वैल्यू, यहाँ पे हूँ तो भी सेम, यहाँ पे तो भी सेम।
मतलब कि हर 360 डिग्री घूमने के बाद साइन थीटा का वैल्यू सेम होता है। तो मुझे एक फंक्शन मिल ही गया है जो अपने आप को 360 डिग्री पे रिपीट करता है। वेरी गुड। अब मैं ये थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देता हूँ। अब ये क्या है अभी देख लेते हैं। सॉरी, और क्यों ही लिखूँगा ओमेगा टी वो भी देख लेते हैं। कि देखिए एक सर्कल है, ठीक है, ये है, ये एक एंगल है 90 डिग्री, ये एक दूसरा एंगल है 45 डिग्री, कुछ भी, ये थीटा है मान लेते हैं, ऐसा थीटा। तो ये थीटा जो है, ये थीटा अगर फिक्स्ड है तो मैं बोल सकता हूँ ये 45 डिग्री ऐसा, ठीक है। अगर ये थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे घड़ी की कांटे बढ़ रहे हैं आगे, टाइम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड ऐसे बढ़ रहा है। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पहले 0 था, फिर थोड़ा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब कि टाइम के साथ ये थीटा भी बढ़ रहा है। तो उसे कैसे डिनोट करूँगा, ऐसे कर सकता हूँ, टी इक्वल्स टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टी बड़ा होगा, 1 2 3 ऐसा, ऐसे ऐसे ये थीटा भी बड़ा होगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा, ठीक है। और ये थीटा 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करेगा ना, 360 डिग्री के बाद। तो यहाँ भी ये जो टी है उसे मैं पकड़ लेता हूँ कैपिटल टी, कि हर कैपिटल टी के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर टी इक्वल्स टू 0 है, ऐसे एक साइकिल बनाने के बाद टी जो है इक्वल्स टू कैपिटल टी हो जाएगा। दूसरे साइकिल बनाने के बाद टी जो है इक्वल्स टू 2 कैपिटल टी हो जाएगा। तीसरे साइकिल बनाने के बाद 3 टी हो जाएगा। तो हर टी कैपिटल टी टाइम में ये एक साइकिल रिपीट कर रहा है। अगर टाइम के नज़र से देखूँ तो कैपिटल टी टाइम में रिपीट कर रहा है, और थीटा के नज़र से देखूँ तो वो 360 डिग्री पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इनके बीच में एक रिलेशन बना दिया हूँ, क्योंकि टाइम के साथ थीटा चेंज हो रहा है, मैं एक रिलेशन बना दिया हूँ, थीटा इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इनटू टाइम। अब ये कांस्टेंट जो मैं इतने आसानी से बोल दे रहा हूँ ना, थीटा प्रोपोर्शनल टू टाइम, और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया ओमेगा और टी। ये जो कांस्टेंट मैं बोल रहा हूँ ना ओमेगा, ये कुछ नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। अभी आप पहले एंगुलर वेलोसिटी समझ लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी जो नॉर्मल वेलोसिटी हमारा लीनियर वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मैं ये जो ऐसा 360 डिग्री है ना, यही तो एंगल है, यही डिस्प्लेस हो रहा है। तो 360 डिग्री कवर हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम में कवर हो रहा है, मैंने पकड़ा है ना यहाँ पे कैपिटल टी टाइम में, कैपिटल टी। तो यही हो गया हमारा ओमेगा एंगल, इसके संग कन्फ्यूज मत होइए। ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री कितने टाइम में कवर हो रहा है, कैपिटल टी टाइम में, तो ये कैपिटल टी। अब हम जानते हैं कि डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है, डिग्री 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है ना, डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। वैसे ही जैसे एक सर्कल है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये मेरा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ ये 0 रेडियन है, ये π/2 रेडियन है, ये पाई रेडियन है, ये 3π/2 रेडियन है, और ये 2 पाई रेडियन है, ठीक है, रेडियन। तो वैसे ही मैं 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी मैं 2π/t लिख सकता हूँ, मतलब कि ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। जैसे यहाँ पर एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की तरह से लिया हूँ, जैसे ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। तभी चेंज होगा जब टाइम पीरियड चेंज होगा। ये जो स्पीड है ऐसे रोटेशन का, वो अगर चेंज हुआ तो कैपिटल टी चेंज होगा, और कैपिटल टी चेंज हुआ तो ओमेगा चेंज होगा, नहीं तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। ये फिक्स्ड है, और ओमेगा फिक्स्ड है तो एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम है। हर जैसे 1 सेकेंड बीता एंगल इतना बढ़ गया, फिर 2 सेकेंड बीता एंगल और बढ़ गया, 10 सेकेंड बीता एंगल और बढ़ गया, तो एंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर ये सब है तो मैं जो साइन थीटा लिखा था,
क्या मैं उसे साइन अब ओमेगा टी लिख सकता हूँ, जहाँ पे ये पता चल रहा है कि पहले थीटा तो फिक्स था, लेकिन अब मैं थीटा को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी लिख रहा हूँ। इससे ये पता चल रहा है कि जैसे टाइम पास होता रहेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, वैसे ही मेरा एंगल जो है वो ऐसे ऐसे 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। और बढ़ते 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 जब टाइम कैपिटल टी हो जाएगा, टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी हो जाएगा, तो ये भी साइन जो है साइन ओमेगा कैपिटल टी हो जाएगा। और देखिए साइन ओमेगा कैपिटल टी क्या होता है, वही 2 पाई होता है, मतलब कि ये साइन 2 पाई हो जाएगा। साइन 2 पाई मतलब फिर से 0, मतलब ये 0 से शुरू हुआ और 0 पे आकर ख़त्म हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो मैं साइन थीटा देख चुका था कि ये तो एक पीरियोडिक फंक्शन ही है जो 360 डिग्री पे अपने आप को बार बार रोटेट करता है। अब मैं साइन थीटा को अगर रेडियन के टर्म्स में लिखूं तो बोल सकता हूँ कि ये 2 पाई रेडियन के बाद अपने आप को रिपीट करता है। और मैं साइन थीटा को साइन ओमेगा टी लिखता हूँ, तो साइन ओमेगा टी भी एक फंक्शन है जो हर 2 पाई एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, और ये एंगल के टर्म्स में। अगर टाइम के टर्म्स में लिखूँ तो हर कैपिटल टी टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो अब मैं एक पीरियोडिक फंक्शन लिख सकता हूँ इतने नॉलेज के साथ कि मैं एक पीरियोडिक फंक्शन लिखता हूँ जिसको मैं नाम लिखता हूँ एफ टी। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, और ये अपने आप को 2 पाई रेडियन के बाद रिपीट करेगा, या टाइम्स के टर्म में लिखूं तो कैपिटल टी के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, ये एक हमारा हो गया पीरियोडिक फंक्शन। साइन जैसे खुद को रिपीट करता है, कॉस भी अपने आप को रिपीट करता है। तो कॉस भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसे मैं जी टी से लिखता हूँ, तो जी टी इक्वल्स टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका भी एंगल के टर्म्स में देखूँ तो ये हर बार अपने आप को 360 डिग्री के बाद या 2 पाई रेडियन के बाद रिपीट करेगा। और अगर टाइम के टर्म्स में देखूँ तो पकड़ लेता हूँ, ये कैपिटल टी टाइम्स के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, वेयर ओमेगा इज अगेन इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। ओके, तो हमें अब पीरियोडिक फंक्शन का पीरियोडिक मोशन का एक एक्सप्रेशन मिल गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि किसी भी पीरियोडिक मोशन को मैं साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी से डिनोट कर सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ हार्मोनिक मोशन पे या ऑसिलेशन पे। तो एक मोशन है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे हम शॉर्ट में SHM भी कहते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन मोशन है, समझने की बात है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके टू और फ्रो मोशन हो रहे होंगे। तो यहाँ भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन है जहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं या मीन कहते हैं, इक्विलिब्रियम या मीन कहते हैं, मीन पॉइंट, उसके अक्रॉस या उसके अबाउट मोशन होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी वैसा ही है। अब इनमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है वो होने के बाद ही मैं ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहूँगा। एक प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है बात। क्या मतलब हुआ बताते हैं अभी, कि मान लीजिए हमारा एक ये है लाइन, यहाँ पे है ओरिजिन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एम्पलीट्यूड जो है वो इस साइड पकड़ लेता हूँ B तक जा रहा है और इस साइड पकड़ लेता हूँ A तक है। इसका मतलब कि मेरा एक ऑसिलेटरी बॉडी है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, वो इस पॉइंट से इधर प्लस B तक जाता है और इधर आकर फिर इधर A तक जाता है। ये दोनों O टू B इज इक्वल्स टू O टू A और OA, और इन्हें ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम कितना ये इधर व उधर जा सकता है, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। ओके,
अब यहाँ बोल रहे हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं पकड़ लेता हूँ कि जो पार्टिकल मेरा ऑसिलेट कर रहा है इस ओ के अक्रॉस इधर और इधर, वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे है, पी पे है, इस पोजीशन पे, ठीक है। इसका मतलब कि ये अपने ओरिजिन से या मीन से इस साइड है, पॉजिटिव साइड में है, और ये पकड़ लेता हूँ कि ये एक्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में मैं प्लस एक्स पकड़ लेता हूँ, ये इस साइड रहता तो माइनस पकड़ता, तो ये प्लस एक्स है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जितना है उसके प्रोपोर्शनली इस पर क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। मतलब कि यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। मतलब कि ये अपने ओरिजिन से जितना दूर जाएगा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा रीस्टोरिंग फोर्स उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि आप एक स्प्रिंग को पकड़ लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक स्प्रिंग है, ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है। अगर आप इसे स्प्रिंग को यहाँ से टान कर यहाँ ले आए, ठीक है, तो इतना ज़्यादा टान दिया है अपने स्प्रिंग को, मान लेते हैं आपने टान दिया है 5 + 5, तो जितना आपने टाना है उतना ही ज़्यादा फोर्स ये स्प्रिंग अप, फोर्स से स्प्रिंग अप इधर आना चाहेगा। अगर आपने इसे कम टाना होता, मान लीजिए इतना टाना होता जो है +2, तो फोर्स भी जो आ रहा होता वो छोटा आ रहा होता +2 के प्रोपोर्शनल। लेकिन जब आपने ज़्यादा टाना है तो ज़्यादा फोर्स आ रहा है। इसका मतलब कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिपेंड करता है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया है। ज़्यादा डिस्प्लेस किया है तो ज़्यादा ही ज़ोर से या ज़्यादा ही फोर्स से वो रिटर्न आना चाहेगा, अगर कम डिस्प्लेस किया है तो कम फोर्स से रिटर्न आना चाहेगा। ये एक बात है। ये हो गया कि मेरा रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स अच्छे से लिखता हूँ, restoring force is proportional to displacement, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन और या टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ये रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, हरदम इक्विलिब्रियम की तरफ है। तो ये भी कह सकते हैं कि और इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। अब ये एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू x तो पहले ही बता दिया कि जितना ज़्यादा मैं डिस्प्लेस करूँगा उतना ज़्यादा फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। और नाम ही है रिस्टोरिंग, मतलब अपने पोजीशन को रिस्टोर करना चाहेगा। तो जब मैं डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करूँगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स तो नेगेटिव डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी तो ये अपने पोजीशन को रिस्टोर कर सकता है। इसलिए ये माइनस साइन है। ये माइनस साइन यही दिखाता है कि जो भी एक्स का डायरेक्शन होगा, एफ का डायरेक्शन उसका उल्टा है। पकड़ लीजिए, मैं इधर नहीं ले जाकर अगर इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके स्प्रिंग को मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले गया होता, यहाँ पे ये मास यहाँ हो गया कंप्रेस करके स्प्रिंग को, मतलब -5 पे, तो अब इस पर कितना रिस्टोर करने के लिए इस पर फोर्स लगेगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया मेरा रिस्टोरिंग फोर्स। आप देखिए, जब भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है तब रिस्टोरिंग फोर्स उसका उल्टा। जब डिस्प्लेसमेंट इस नेगेटिव साइड में हो रहा है तो भी रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा। इधर भी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, और यहाँ भी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। वही बात यहाँ लिखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमेशा एक्स के ऑपोजिट होता है, इसलिए तो माइनस साइन लगा है, और एक्स तो हमेशा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। आप देखिए, ये ओरिजिन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो फिर ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हर समय डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और हमने बोला है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा काम करता है। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यही लिखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, और इसे हम शॉर्ट में ऐसे एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x करके डिनोट कर सकते हैं। दो बातें हैं, पहली कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू x है, और एफ जो है वो हर दम इक्विलिब्रियम के टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम
रहता है। दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं ऐसा कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओके, अब जब f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो इसे मैं और अच्छे से भी कुछ लिख सकता हूँ। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल के x। या ये k जो है ये ऑब्वियस सी बात है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो k है वो फोर्स कांस्टेंट है। इनका यूनिट क्या होगा, k इज इक्वल्स टू माइनस एफ बाई एक्स, है ना। तो इसका यूनिट f का यूनिट x का k का यूनिट हो जाएगा, अब देख के बताइए, ये होगा f के कारण न्यूटन और ये x के कारण मीटर। तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा k का SI यूनिट। ये बात हमने समझा, ठीक है। और एक टाइप से लिख सकते हैं ना कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ a नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ f लिख रहा हूँ, क्योंकि a से तो हम एम्पलीट्यूड डिनोट करते हैं, तो f से हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन डिनोट करेंगे। तो जनरली किसी भी फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये भी एक बात रहा। और यहाँ पे इस फोर्स को लिख सकते हैं f इक्वल्स टू माइनस के x। तो दोनों को अगर इक्वेट करें तो ऐसे लिख सकते हैं f m इक्वल्स टू माइनस के x लिख सकते हैं। तो ये भी एक रिलेशन रह गया इनके बीच में कि f मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के x, ठीक है। ओके।